हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। सो जाना माना चेहरा तो वी ऑल आर लॉकडाउन इन दिस फेज। हम लोग सभी लॉकडाउन है अपने अपने घर में, राइट? आप भी लॉकडाउन है, बट काम तो अपना करना ही है ना? चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। तो जो प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए इस समय, राइट? आप सभी वाकिफ हैं, है ना? जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए हम सब ले रहे हैं, है ना? तो प्रिकॉशंस को लेते हुए हम अपना काम आगे बढ़ाएं, ठीक है? काम को करें। और क्योंकि समय तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, वो तो किसी के लिए ना रुका है ना रुकेगा, राइट? तो अपना काम हमें करते जाना है और जो रिजल्ट है वो तो ऊपर वाला ही बताएगा समय से। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी। ओके, सो लाइफ प्रोसेस 6 जो है आपका 6 चैप्टर से स्टार्ट है, आई थिंक, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर कर लेना चाहता हूँ जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? देखो बच्चों, इन फ्यूचर, ठीक है, आप 10th में हो, 10th पास करोगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, उसके बाद आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, है ना? कोई पदाधिकारी बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, ठीक है? सेना में जाएंगे। तो स्कोप बहुत सारे हैं, राइट? लेकिन जो नींव है, राइट, यानी कि जो बेस है आपका, वो है आपका एनसीईआरटी, ठीक है? चाहे आप बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी करें, जो इंडिया का नंबर 1 एग्जाम है, राइट, उसकी तैयारी करें, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। एनसीईआरटी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, समझ लो, उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है? उसको आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का कंसेप्ट समझना जरूरी है। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो बेस है, राइट? उसके बाद आप बहुत सारी जो उसके बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स है, उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप और शार्प होंगे उसके बाद, राइट? तो एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, राइट? लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? तो एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन करेंगे, और इस बात का ध्यान रखना कि हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई विल ट्राई टू कंसाइज इन 15 to 20 मिनट्स ईच लेक्चर, है ना? तो आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। कोई अगर डाउट होता है किसी भी तरह का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्वेश्चन पुट अप करना, ठीक है? आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है, आप जरूर उसे पुट अप करें। ऑब्वियसली दैट शुड बी रेलिवेंट, रिलेटेड टू योर स्टडीज, ठीक है? इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछें, राइट? एंड देखो, जो आपका सब्जेक्ट है ये इंग्लिश में है, राइट? तो हम लोग इंग्लिश में है डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो टर्म्स है वो मैं आपको इंग्लिश में बता दिया करूंगा, और जो लैंग्वेज होगा इसका वो हम हिंदी में कर लेंगे, सो दैट कि समझने में आसानी हो, ठीक है? लेक्चर को सुनना, सुनने के साथ इफ पॉसिबल तो नोट्स बनाना, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा कि इस लाइन को मार्क कर लें, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, और उसका मतलब भी समझाऊंगा। तो कॉपी पेन लेके बैठना और उसका नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है? वीडियो लेक्चर सुन लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है? उसके बाद एनसीईआरटी को घर में बैठ के जरूर पढ़ना, ठीक है? एनसीईआरटी को घर में बैठ के जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि आपको हमेशा काम आएगा आगे के लिए, राइट? ओके, तो ये हो गई, और इसके साथ साथ जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि लिखने का प्रैक्टिस आपको करना है।
ध्यान रखना कि कभी भी एग्जाम में बैठोगे, राइट, जो आपके एकेडमिक एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपको लिखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू राइट करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इस बात को समझो, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको समझते हुए आपको सही चीज लिखना है। ऐसा नहीं कि अब क्वेश्चन मिला बस बैठ के लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, नहीं। क्वेश्चन मिला उसको समझो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से अपने माइंड में फ्रेम करो कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन है तो इसको हमें लिखना कैसे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पकड़ के पूरा एकदम एक पेज खींच दिए हैं, लिख दिए हैं, और अब तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे हमें तो नंबर मिलना चाहिए। मतलब चीजें ऐसी नहीं है, ऐसे नहीं होती। तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 2 नंबर के हिसाब से लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, एग्जैक्टली लिखेंगे। इससे होगा क्या कि आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, और एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। तो प्रैक्टिस से ही आप बेहतर हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर्स जब लिखने का समय हो लिखो। इफ पॉसिबल डू शेयर विद मी, है ना। मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा उसमें कहाँ क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ना। तो इतनी बातों का ध्यान रखें। और तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। फाइन, चलो। सो स्टूडेंट्स, वी आर हेयर, हम अपने स्क्रीन पर हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो गेट रेडी, तैयार हो जाएं, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है उन्हें भी ज़रूर बताएं, है ना, कि उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हियर वी आर ऑन चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ओके, तो देखो एनसीईआरटी अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जो बेसिक बातें क्या क्या लिखी हुई हैं उसको समझेंगे, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस को अगर आप हिंदी में अगर इस वर्ड का अगर मतलब खोजने की कोशिश करें तो यू विल गेट जैव प्रक्रम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, जैव प्रक्रम, मतलब जैविक प्रक्रिया। जैविक कहने का मतलब कि जीवन को बनाए रखने के लिए, राइट, जीवन को बनाए रखने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, उन सभी को हम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में कुछ ही के बारे में बताया हुआ है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो और भी अदर प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। तो इसका एक जो बेसिक आपको मतलब ये समझना है कि हमारे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे बॉडी में, राइट, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा हम चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फाइन, चलो। तो ये देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव, ठीक है। तो हम ये कैसे अंतर लगा पाते हैं कि क्या चीज जीवित है और क्या निर्जीव है। फाइन, इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ chewing curd और अ मैन shouting loudly on the street, we know that these are living beings, ठीक है। तो आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, फाइन, जितनी भी चीजें देखते हैं वो सब कहीं ना कहीं उनमें मूवमेंट है, ठीक है, राइट। जितनी भी चीजें देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट है, और जब जिस किसी में अगर मूवमेंट है तो आप ये पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये लिविंग है, राइट। अगर आप डॉग को भागता हुआ देख रहे हैं, गाय को देख रहे हैं कि वो अपना चारा चबा रही है ना, या कोई आदमी चिल्ला रहा है जोर से, राइट, तो आप पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये जीवित है ना। ओके, What if the dog or cow or the man were asleep? अच्छा, क्या हो अगर जो डॉग है या काव है या आदमी है वो सब अगर सोए हुए हैं, तो क्या आप कहेंगे कि वो जीवित है? तो ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो क्या आप कहेंगे कि वो जिंदा है?
या मरा हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि आप चेक करके बता सकते हैं उसको कि ये जिंदा है या मरा हुआ है। कैसे चेक करेंगे? कि आप उसके यहाँ धड़कन के पास हाथ रखेंगे तो आपको धक धक सुनाई देगा, या आप उसके नाक के पास यहाँ हाथ उंगली रखेंगे तो आपको सांस का फील होगा कि ये सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। तब आप कह सकते हैं कि यस ही इज अलाइव, वो जिंदा है। तो वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। ठीक है, तो हम उसे सांस लेता हुआ अगर पाते हैं तो कहेंगे कि हाँ वो जिंदा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब देखिए प्लांट्स के बारे में कहा जा रहा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? अब पौधों को आप कैसे जानते हैं कि पौधे जिंदा हैं? कैसे आप पता लगाते हैं? तो वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, तो कुछ में हम लोग में से कहेंगे कि क्योंकि पौधे हरे हैं इसलिए वो जिंदा है। बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? लेकिन प्लांट्स के पत्ते कुछ ऐसे भी होते हैं जो हरे के अलावा भी और भी कई तरह के कलर्स होते हैं, राइट? आपने 9th क्लास में पढ़ा है। फाइन, तो दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, प्लांट जो है वो समय से ग्रो करता है, बढ़ता है ना? तो इसलिए भी प्लांट अलाइव है, जिंदा है। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। देखो फिर से हम मूवमेंट की बात आ गई कि प्लांट में भी मूवमेंट होता है, इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। ठीक है, या तो वो ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट होगा, प्लांट बढ़ रहा होगा, या नहीं भी हो सकता है, राइट? अब ग्रोथ रिलेटेड कौन कौन से मूवमेंट नहीं है ना? तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कोई फ्लावर देखा होगा जिसने कि कोई कीड़े को वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है ऐसे। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका टच मी नॉट का प्लांट। ठीक है, छू मी, तो आपने देखा उसको टच करते हैं उसकी पत्ते कैसे आपस में मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। सो दिस इज द मूवमेंट विच इज नॉट ग्रोथ रिलेटेड। फाइन, as common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing is still alive, है ना? लेकिन प्लांट का जो ग्रोथ है वो आपको ऐसे तो दिखेगा नहीं, मतलब आप सामने बैठे हुए हैं और प्लांट आपके सामने ग्रो कर रहा है, ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी प्लांट ग्रो कर रहा है ना? और प्लांट अलाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, है ना? और कुछ एनिमल्स ऐसे भी ब्रीथ करते हैं कि उनमें उनमें मूवमेंट दिखेगी ही नहीं। अब नॉर्मली जब आप सांस लेते हैं तो मूवमेंट होता है बॉडी में, ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी ब्रीथ करते हैं जिनमें कि विजिबिलिटी नहीं हो, को पता ही नहीं चले कि ये सांस भी ले रहा है। So using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. So सिर्फ visible movement के आधार पे ही आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये लिविंग है ना? क्योंकि किसी में बिना मूवमेंट के भी उसमें ब्रीदिंग हो रहा है। सो विजिबल मूवमेंट इज नॉट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि विजिबल मूवमेंट इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी होता है ना? जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी मूव करते हैं, है ना? लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। आपको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी आप उसे देख सकते हैं, लेकिन स्टिल मूवमेंट है। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? तो क्या ये जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, क्या ये लाइफ के लिए जरूरी है? ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कि ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है क्या ये जरूरी है, क्या ये नेसेसरी है? तो इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। तो ये मूवमेंट जरूरी है। अगर आप किसी प्रोफेशनल से पूछेंगे या आप किसी डॉक्टर से ही पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ ये जरूरी है। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो वायरस जो है
उसमें मूवमेंट नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है ना। तो अगर वायरस की बात करें तो इस समय हम सब वायरस से पीड़ित हैं, है ना। वी नो वायरस वेरी वेल, है ना। कोरोना वायरस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट। तो वायरस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वायरस एक एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग सिस्टम के बाहर वो एक डेड की तरह बिहेव करता है ना। यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा जब तक वो लिविंग सिस्टम के बाहर है। जैसे ही वो लिविंग सिस्टम के अंदर आएगा उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो वही चीज लिखा है कि इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो ये अभी तक कंट्रोवर्सी है कि वायरस असली में जिंदा होते हैं या मरे हुए होते हैं। आगे आप ये पढ़ेंगे कि वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं, राइट। यानी कि जब इस अर्थ पे लिविंग आया, ठीक है, तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले वायरस था, ठीक है। उससे पहले वायरस था। तो वायरस एक नॉन लिविंग थिंग है और जब लिविंग आया तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का जो ये फेज है इसमें आपके वायरसेस आते हैं, राइट। सो व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ। तो देखो, we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive, so living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. तो देखो बच्चों, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अब आप जानते हैं कि आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, ठीक है, कि कोई भी जो लिविंग थिंग है वो पहले एक सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेल के बाद क्या बनेगा? टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बनेगा? ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा? पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये एक लेवल है, राइट। और इस लेवल, हर लेवल में आपका ये जो मूवमेंट है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये लेवल अगर कहीं भी ब्रेक डाउन होता है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वही लिखा है, इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, राइट। देखो क्या लिखा है, इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आप को हमेशा रिपेयर करते रहना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द जीवन को मेंटेन करने के लिए। फाइन। अब एक एग्जांपल से अगर आप इसको समझें, जैसे कि मान लीजिए तबीयत खराब होती है, ठीक है, सभी की खराब होती है तबीयत। अब लूज मोशंस होते हैं हमें, ठीक है। तो लूज मोशंस में होने के बाद हमें कैसा महसूस होता है? वी फील वेरी वीक, हम कमजोर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी से निकल जाते हैं, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं? हम नमक चीनी का घोल बनाते हैं, है ना, या इलेक्ट्रल पाउडर मिलता है मार्केट में, उसको मिला, पानी में मिला के हम 3 4 5 टाइम पिए अच्छे से, तो 1 2 दिन में वी विल अगेन रिकवर। तो हम अपने आप को फिर से क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। तो वो जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है हमारे बॉडी के अंदर, वो बहुत जरूरी है, राइट। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. What are the maintenance processes in living organism? तो मेंटेनेंस के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो इसी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, उसी को अभी हम इसके आगे जानेंगे। सो
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है। तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो जो प्रोसेसेस अभी हम पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस में है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।